तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज के बुलेटिन में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। आज हम गणतंत्र दिवस पर अब तक के सबसे बड़े अलर्ट का विश्लेषण करेंगे। बताएंगे आपको कि क्यों पुलिस के जवानों की नींद उड़ी हुई है और क्यों आपके लिए भी अगले 24 घंटे तनाव भरे हो सकते हैं। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक नया बॉस मिला है। इस बॉस के जरिए पार्टी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी को नई चमक मिलेगी। कौन है ये नया बॉस, क्या है इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से नाता, ये बताएंगे आप। मुलायम सिंह यादव 25 साल बाद अचानक मुलायम हो उठे। कहा कि 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने का उन्हें अफसोस है। तो मुलायम सिंह की इस नई पॉलिटिक्स का भी पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन पहले बात दिल्ली की। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की मौजूदगी में कल राजपथ पर गणतंत्र का महाउत्सव मनेगा। लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर पूरी दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है। गणतंत्र दिवस पर यह अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट है। गणतंत्र पर सबसे बड़ा अलर्ट। जमीन से आसमान तक अभेद्य दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का ऐसा घेरा दिल्ली में पहली बार दिखा है। मेट्रो रूट पर खुफिया अलर्ट के बाद सीआईएसएफ के साथ पहली बार बीएसएफ की भी तैनाती की गई है। अगर कनॉट प्लेस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की बात करें तो बीएसएफ के कई जवान यहां पर तैनात हैं। पूरे इलाके की यहां पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। कनॉट प्लेस इलाके में अकेले बीएसएफ की 60 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो जगह जगह चेकिंग कर रहे हैं। इधर कनॉट प्लेस में पहली बार एलएमजी से लैस जवानों की तैनाती की गई है। यानी किसी खतरे के वक्त दुश्मन को 2 किलोमीटर दूर गोलियों से मार गिराने का पूरा इंतजाम। इस वक्त हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पर लाइट मशीन गन यानी कि एलएमजी जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर इंस्टॉल है और बाकायदा जो जवान है वो लेकर बैठा है। ऐसी 10 एलएमजी जो है वो आई हैं पूरी दिल्ली के लिए। इस बीच सोमवार सुबह गृह मंत्रालय ने हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग के तहत गणतंत्र दिवस के वक्त सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा की। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें एनएसए अजीत डोवाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों ने सुरक्षा बंदोबस्त की हर कड़ी की गहरी समीक्षा की। बैठक में जहां आतंकवादी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने सभी इनपुट को खंगाला, वहीं आईएस के खतरे को लेकर भी एजेंसियों में तालमेल के साथ कार्रवाई करने पर विचार हुआ। तो राजधानी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 26 जनवरी की परेड की तैयारियों की भी समीक्षा हुई, जिसमें कोई रास्ता नहीं, कोई अहम बिल्डिंग नहीं जहां चूक की कोई भी गुंजाइश बचे। राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद और इंडिया गेट तक राजपथ का रास्ता एंटी एयरक्राफ्ट से लैस है। तो लाल किले के आसपास भी भारत पर्व की तैयारियों के मद्देनजर 15 अगस्त के समारोह जैसे सिक्योरिटी इंतजामात देखे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वात टीम के साथ साथ ट्रेन कमांडोज भी लगाए हैं। ईगल फोर्स भी तैनात की गई है अलग अलग जगहों पर। ईगल फोर्स वो फोर्स है जो एंटी टेरर एक्टिविटीज़ के लिए खास तौर पर लगाई गई है। ये स्वात टीम का विशेष दस्ता है, ये भी राजपथ पर तैनात रहेगा। जिन रास्तों से परेड गुजरेगी वहां चारों ओर सुरक्षा गारद जम गई है। आर्मी की पलटन और पैरामिलिट्री के चाक चौबंद बंदोबस्त में परिंदों पर भी नजर ऐसी तगड़ी कि इधर संदिग्ध की हरकत हुई नहीं कि उधर बंदूकों की नाल गर्म होने में देर नहीं। इस बीच हवाई सफर की सुरक्षा को लेकर भी एजेंसियों की सक्रियता दिखी। दिल्ली से काठमांडू की जेट फ्लाइट 9W260 में संदिग्ध सामान की खबर मिलते ही उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। दोपहर में एक गुमनाम कॉल की वजह से विमान को रोकना पड़ा। एजेंसियों ने क्रू मेंबर समेत सभी 104 यात्रियों को उतारकर जांच पड़ताल की और सब कुछ सही मिलने पर राहत की सांस ली। इस बीच दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस को भी आपात वक्त में किसी ऑपरेशन के लिए हथियारों से लैस कर दिया गया है। चुने हुए 1000 ट्रैफिक पुलिस के जवानों को विशेष प्रशिक्षण के साथ हथियार मुहैया कराए गए हैं। 26 जनवरी
जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा लगातार बरकरार है। दिल्ली पुलिस को कई अलर्ट मिले हैं। आईबी ने अलर्ट जारी किया है कि 26 जनवरी के मौके पर राजधानी दिल्ली और उसके आसपास आतंकी हमले हो सकते हैं। इसलिए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तो सड़क पर भी किसी भी हमले के वक्त आतंक से सामना अगर ट्रैफिक पुलिस का हुआ तो इस बार जवान कहीं से कमजोर नहीं होंगे और गोली का जवाब गोली से देने के लिए इस बार तैयारी पूरी है। अनुज मिश्रा और नितिन जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दरअसल ये सुपर हाई अलर्ट इस वजह से है क्योंकि 26 जनवरी से पहले अमूमन तो हमेशा से एक हाई अलर्ट की स्थिति रहती है, लेकिन इस दफा एक से बढ़कर एक खतरनाक इनपुट्स आते रहे। मसलन वो गायब गाड़ियां जो बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी की गई थी। इसी वजह से ये तो दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन गुजरात से लेकर श्रीनगर, झारखंड के जंगलों तक सुरक्षा बल लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार के लिए जान बिछाकर खड़े। जय गणतंत्र, जय सोमनाथ। सोमनाथ के शिखर की तरह ही अजर अमर अविनाशी भारत का गणतंत्र, आतंकवाद की हर लपट के विरुद्ध भारतीयता का प्रचंड शंखनाद। इसके सामने हर युग में आतंकवाद हारता रहा है, हारता रहेगा। गरवी गुजरात में समंदर किनारे भारतीय इतिहास के सबसे गौरवमयी प्रतीक सोमनाथ मंदिर पर आतंकी हमले को नाकाम करने की तैयारियां पुख्ता हैं। जमीन, आसमान और समंदर की हर लहर की निगहबानी हो रही है ताकि कुछ दिन गुजरात में गुजारने की अपील पर कहीं से आतंक की कोई कालिख न लग सके। जय गणतंत्र, जय श्रीनगर। इधर समंदर से बहुत दूर भारत के शिखर राज्य जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र के मौके पर आतंकवाद को आईना दिखाने की तैयारी पूरी है। जिन्हें मृत्यु ही प्यारी है तो उनके लिए संगीनों के साये में जवाबी हमले का पूरा इंतजाम, और जो शांति चाहते हैं उनके लिए लहराते तिरंगे की छत्र छाया में पूरी शांति और पूरा विश्राम। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर आतंकी हमले के खिलाफ सुरक्षा बल चौकस हैं। बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस हर साल की तरह मनाया जाएगा, जिसके लिए 200 कंपनी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनात भी की गई है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की खुफिया जानकारी थी कि आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस समारोह में कोई गड़बड़ी करेंगे। लाल चौक के आसपास हर आने जाने वाले वाहनों पर सुरक्षा बलों की नजरें गड़ी हैं, तो सघन तलाशी अभियान के साथ इलाके में बैरिकेडिंग की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर आतंकी हमले के खिलाफ पूरा मोर्चा संभाला जा सके। जय गणतंत्र, जय भारत देश। गणतंत्र के मौके पर जहां सरहदी सूबों में सुरक्षा बंदोबस्त बड़ी चुनौती है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल टोही अभियान में जुटे हैं। धनबाद और आसपास के इलाकों में रेलवे रूट समेत स्टेशनों पर भी तलाशी अभियान जारी है। हम लोग आज 26 जनवरी को देखते हुए और हाई अलर्ट नक्सलबंदी को देखते हुए हम लोग ट्रैक चेक कर रहे हैं, और जितनी भी गाड़ियां जाती है उससे पहले हम चेक करते हैं कि कहीं पे कोई एक्सप्लोजिव हो या धनबाद डिवीजन सेफ है या नहीं है। जय गणतंत्र, जय सिंधु सागर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा बल अलर्ट हैं। एयरपोर्ट समेत सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील ठिकानों पर सिक्योरिटी बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। रिपब्लिक डे को लेके हमने एक हफ्ते से हमने तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें कि हमने लगातार कोम्बिंग ऑपरेशन जगह जगह पे जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों का इलाका है वहाँ पे हमारा चल रहा है। कई होटल और लॉजेस की भी चेकिंग कंटिन्यूसली जारी है। सुरक्षा के तमाम उपायों में असल दारोमदार जनता पर है, क्योंकि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अगर लोग जागरूक और सावधान रहे तो हर आपदा से निपटने में कोई मुश्किल सामने टिक नहीं पाती। आज तक ब्यूरो। अगली खबर का रुख हम करते हैं। 25 साल पहले अयोध्या में गोलीकांड हुआ था और उसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अब आंसू बहा रहे हैं। सवाल उठने लाजमी है कि आखिर मुलायम सिंह का क्या कि ये कोई राजनीतिक दांव है? क्यों उन्होंने यूपी में अयोध्या का राग छेड़ा है, जिसे बीजेपी और उसके बड़े नेता पहले से ही हवा दे रहे हैं? 16 लोगों की जाने गई, मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, 16 लोगों की जाने गई।
कहीं मस्जिद और मस्जिद बताने का कारण है कि आप इतनी बड़ी पार्टी बन गए। अयोध्या गोलीकांड पर अफसोस क्यों? मुलायम सिंह यादव के मन में क्या है? 25 साल बीत गए अयोध्या गोलीकांड को। वो वक्त था जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल अयोध्या में मंदिर के लिए कार सेवा पर आमादा। अशोक सिंघल ने तब कहा था कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा होकर रहेगी। तो मुलायम सिंह यादव ने भी सख्त तेवर में साफ कर दिया कि अयोध्या में 30 अक्टूबर को परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। कहा जाता है कि मुलायम सिंह के इसी बयान पर भगवा संगठनों में उबाल आ गया। तब सोमनाथ से चली आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार की सरहद पर लालू यादव ने रोक लिया, लेकिन अयोध्या की जबरदस्त किलेबंदी के बावजूद बीएचपी के कद्दावर नेता अशोक सिंघल को अयोध्या में दाखिल होने से मुलायम सिंह नहीं रोक सके। सिंघल की मौजूदगी में 30 अक्टूबर 1990 के दिन अयोध्या के विवादित ढांचे पर चढ़कर कोलकाता के रहने वाले शरद कोठारी और राम कोठारी समेत सैकड़ों कार सेवकों ने भगवा झंडा लहराया। तो 2 नवंबर को जो गोलीकांड अयोध्या में दिखा, उसे देखकर दुनिया दहल गई। विवादित ढांचे पर भगवा लहराने वाले राम कोठारी, शरद कोठारी की कनपटी पर गोलियां मारी गई और इसी के साथ कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इसमें 16 कार सेवकों के मारे जाने की पुष्टि हुई। हालांकि अयोध्या के चश्मदीदों के मुताबिक कई लाशें पुलिस ने सरयू में बहा दी। तो दिल दहला देने वाले उसी गोलीकांड को मुलायम सिंह यादव ने अब याद कर अफसोस जताया है। सवाल है कि मुलायम सिंह यादव ने गोलीकांड पर अफसोस जाहिर क्यों किया? क्या मुलायम सिंह यादव अफसोस जताकर यूपी में हिंदू वोटों की मंदिर के नाम पर संभावित गोलबंदी रोकने में अभी से जुटे हैं? और क्या मुलायम सिंह यादव को लग रहा है कि अखिलेश सरकार के 5 साल के कामकाज पर बीजेपी का मंदिर एजेंडा भारी पड़ सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव अखिलेश सरकार के मंत्रियों की लूट खसोट को लेकर जनता की नाराजगी को बार बार बयान कर चुके हैं। तो मुलायम सिंह यादव यूपी की चुनावी बिसात में मंदिर के सवाल पर संभावित ध्रुवीकरण के खतरे को भांप रहे हैं। इसका नतीजा 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नजदीकी से समझ लिया है। तो इस बार संकेत साफ है कि मुलायम पुरानी गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। सवाल दरअसल मुलायम सिंह यादव के अफसोस पर नहीं है, बल्कि अभी वो अफसोस क्यों जता रहे हैं उस पर है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुलायम सिंह यादव के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह की आ रही हैं। इसी तरह की हताशा दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में भी वो हार चुके हैं, इसलिए अब वो कुछ इस तरह के बयान वगैरह देकर कोई एक अपने कार्यकर्ताओं का और अपनी पार्टी के लोगों का मन बना रहे हैं ताकि वो एनडीए में जा सके। मैं समझ सकता हूं कि मानसिकता बदली हो। बिहार के चुनाव में भी उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में टाइप करना चाहते हो। जिस प्रकार से 2016 में मुलायम सिंह यादव जी को 1990 याद आ रहा है, इससे ही मालूम पड़ रहा है कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर डरी हुई है। दरअसल जो राज्य आगे चुनावों की ओर देख रहे हैं, वहां पर राजनेताओं को अपना पैंतरा भी बदलना पड़ेगा, एजेंडा भी बदलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सकें। बारी उत्तर प्रदेश की है। मुलायम सिंह यादव का ये अफसोस हमने सुना। बहरहाल बीजेपी बंगाल की राजनीति में दस्तक देने में जुट गई। दूसरा कार्यकाल पाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहली हुंकार बंगाल के हावड़ा से भरी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को भी बीजेपी ने अपने पाले में खड़ा किया। नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस को अमित शाह ने मंच पर ही बीजेपी का झंडा थमाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया। बतौर बीजेपी अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल संभालते ही अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा की पहली रैली में ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्रा बोस को बंगाल के चुनावी साल में बीजेपी का झंडा थमाकर साफ कर दिया कि चुनावी घमासान में नेताजी की विरासत को भुनाने में बीजेपी कसर नहीं छोड़ेगी। के खिलाफ सियासी लड़ाई में कामयाबी हासिल कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली और बिहार की तरह ही बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के मुकाबले में कोई चेहरा नहीं है। तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा बीजेपी को मदद दे पाएगा, जबकि ममता बनर्जी ने ही
बीते साल ही कोलकाता में नेताजी से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलें जारी कर मोदी सरकार पर नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइलें जारी करने का दबाव बनाया था। मुद्दा ये भी है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी को जो 17% वोट मिले वो नगर निकाय चुनाव में कम कैसे हो गए, जिसमें बीजेपी एक भी निकाय सीट हासिल नहीं कर सकी। और ऐसे में सवाल बीजेपी की सदस्यता से जुड़े अभियान पर भी है, जिसमें 2012 में बंगाल में बीजेपी के पास 3 लाख सदस्य थे, जबकि 2015 के शुरू में बीजेपी ने सदस्यता के आंकड़े 20 लाख के पार जाने की बात कही, जिसमें 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम सदस्य भी बताए गए हैं। सवाल है कि क्या बंगाल की कुल आबादी में 1/4 के करीब मुस्लिमों में बीजेपी का जनाधार कायम होगा, जबकि मालदा समेत तमाम मसलों में बीजेपी सीधे तौर पर ममता सरकार को देश विरोधी तत्वों से घिरी बता रही है। यानी कहीं न कहीं बंगाल में अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक तबका बीजेपी के निशाने पर है। आपने परिवर्तन नहीं किया है, परिवर्तन की जगह पतन कराने का काम किया है। आप बंगाल को पतन की दिशा में ले गए। और ममता दी, वोट बैंक की राजनीति के कारण आपने पश्चिम बंगाल को देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनाकर रख दिया है, देश विरोधी गतिविधि का केंद्र बनाकर रख दिया। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह ने एक बात तो साबित कर दी कि वो मास्टर स्ट्रोक खेलने में चैंपियन है। एक बार फिर चंद्र बोस को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र हैं, उन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। तो बंगाल में बीजेपी के मुद्दे वही पुराने हैं और अब चेहरे की तलाश है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों में बीजेपी को उम्मीद दिख रही है कि अगर बंगाली भद्रलोक में बीजेपी का सिक्का जम गया तो ममता के मां माटी मानुष के नारे के सियासी काट मिल सकेगी। हावड़ा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको आज की 3 अहम खबरों से करते हैं खबरदार। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें राफेल विमान, ऊर्जा समेत कई मसलों पर दोनों देशों ने MOU साइन किए। इस बीच बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर से आई। अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले मेवात से हुई थी। अब्दुल सामी से पूछताछ के बाद कई बातों का खुलासा किया गया। और आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें 112 लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें PM मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, उदित नारायण, अनुपम खेर को पद्म भूषण से नवाजा गया है। तो श्री श्री रविशंकर, धीरूभाई अंबानी, रजनीकांत, गिरिजा देवी को पद्म विभूषण सम्मान दिए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए विशेष। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।